देश में जो सरकार चल रही है उनकी जो नीति और राजनीति है, जिसके अंतर्गत ये हो रहा है कि जहां जहां मुनाफा है जिन जिन सरकारी उपक्रमों में, उनका तो निजीकरण हो रहा है, और जहां जहां घाटा नुकसान है उन सबका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। कारण से ही कल के अधिवेशन में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से संयुक्त युवा मोर्चा के जितने भी घटक हैं और जो नेतागण हैं, उनके अलावा कई ट्रेड यूनियन के लीडर्स आपको कल के कार्यक्रम में भीषण बेरोजगारी से निपटने के, भारत जैसे युवा देश में जो युवा आज हताश और निराश है, उनको उस हताशा निराशा से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले जाने के लिए, समाधान की दिशा में ले जाने के लिए हमें सरकार से भरोसा चाहिए। यह भरोसा जो है, इसको हमने भारत रोजगार संहिता का नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। संयुक्त युवा मोर्चा कल अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में करने जा रहा है। उसमें 113 छात्र और युवा संगठनों के भागीदारी की उम्मीद है। माना जा रहा है कि देश में यह पहला अपने ढंग का संगठन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं का मिलन होने वाला है। पूरे देश भर से लोग शामिल हैं और इसको अगर समझना हो तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन था दिल्ली की सड़कों पर, उससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कल उसका पहला सम्मेलन है, ऐसे में यह जानना देश के लिए जरूरी है कि असल में उसमें क्या मुद्दे बात होने वाले हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और कौन से मुद्दे आगे चलकर राष्ट्रीय फलक पर आंदोलन का स्वरूप लेंगे। संयुक्त युवा मोर्चा के प्रमुख साथियों में शामिल अनुपम हमारे साथ हैं। वह कल के सम्मेलन में भी मौजूद रहेंगे, हमारे साथ भी हैं इस वक्त। अनुपम, ये बताइएगा कि सबसे बड़े एजेंडे कल के सम्मेलन में क्या होंगे? देखिए अजय भाई, बेरोजगारी इस वक्त देश का सबसे गंभीर मुद्दा है। ये हमारा स्पष्ट मानना है, और ऐसी मान्यता रखने वाले 113 देश के समूह संगठन एक साथ आके एक अम्ब्रेला बॉडी, एक छतरी का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत आके एक आम सहमति से कॉमन एजेंडा और ज्वाइंट एक्शन प्लान के साथ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का प्रण लिया है, रिजॉल्व लिया है। आपका जो सवाल है कि मुख्य रूप से एजेंडा क्या हो, तो हमने कहा है कि इस भीषण बेरोजगारी से निपटने के, भारत जैसे युवा देश में जो युवा आज हताश और निराश है, उनको उस हताशा निराशा से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले जाने के लिए, समाधान की दिशा में ले जाने के लिए हमें सरकार से भरोसा चाहिए। यह भरोसा जो है, इसको हमने भारत रोजगार संहिता का नाम दिया है। भरोसा मतलब सरकार सिर्फ ये ना कहे कि हम भरोसा आपको देते हैं और हमें भरोसा मिल जाएगा। असल में वो भरोसा जो है, वो भ से भारत, रो से रोजगार और सा से संहिता। भारत रोजगार संहिता के 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि कम से कम इस देश में जो लोग न्यूनतम आय पे काम करने को तैयार है या विवश, उनको तो रोजगार का अधिकार होना ही चाहिए। उसमें कोई मतलब एक किंतु रोजगार परंतु नहीं होना गारंटी चाहिए। की भी मांग होगी। जी, रोजगार गारंटी की मांग है। रोजगार का अधिकार कानून होना चाहिए, कम से कम मिनिमम वेज पे। और जो लोग जहां स्थित हैं, अपने घर मतलब अपने पंचायत या अपने वार्ड में ही वो काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को न्यूनतम आय पे मजदूरी करने के लिए 500 किलोमीटर दूर किसी शहर के लेबर चौक पे जाके खड़े होना पड़े। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो पहला बिंदु तो ये है, रोजगार की गारंटी न्यूनतम आय पे हर व्यक्ति के लिए, अपने पंचायत अपने वार्ड। दूसरा बिंदु जो भारत रोजगार संहिता का है, वो है कि जो इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश में सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हुए, लगभग 1 करोड़ की संख्या है केंद्र और राज्य सरकारों का मिला के। और इन 1 करोड़ पदों पे नियुक्ति करने के लिए सरकार को कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। पहले बिंदु में तो फिर भी कानून बनाने की जरूरत है, इसमें कोई कानून नहीं बनाना, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाना, कोई कंसेंसस नहीं करना है। आपको विभागवार नियुक्ति निकाल के, विज्ञापन जारी करके समयबद्ध ढंग से नियुक्ति करना है। समयबद्ध ढंग से नियुक्ति करने के लिए हमने मॉडल एग्जाम कोड बना के तैयार करके दे रखा है कि आप कैसे कोई भी भर्ती प्रक्रिया जो है उसको 9 महीने में पूरी कर सकते हैं। तो आप, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो हमारे देश में एक झटके में 1 करोड़ परिवारों का भला हो सकता है। जो कि सैंक्शनड पोस्ट है, जो वेकेंट है, सैंक्शनड को बढ़ाने की तो बात हम अभी कर भी नहीं रहे हैं इस एजेंडा में, जो कि मेरा मानना है कि वो भी बढ़ना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है, वो है जो इस देश में बहुत बड़े पैमाने पे भीषण ढंग से ठेका प्रथा, जो संविदाकरण है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो रैम्पेंट कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कम से कम उन विभागों में, उन कार्यों में
जो पेरेनियल नेचर का है, देखिए जो साल भर जो काम होने, उसको ठेके पर देने का तो कोई मतलब ही नहीं। कोई अखबार को आपको कहे कि कोई काम सीजनल है, सिर्फ मानसून के महीने में होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे करवाया गया, तो फिर भी आप 2 सेकंड रुक के उससे आप बात चर्चा कर सकते हैं। लेकिन शिक्षकों का काम जो है, साल भर 12 महीने पढ़ाना है, आप उनको आप ठेके पे डाल दे रहे हैं। हमारे देश में तो अब देश की सुरक्षा का काम ठेके पे जा रहा है। तो ये तीसरा बिंदु है कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन के खिलाफ उस नीति पर रोक लगने की। और चौथा और आखिरी बिंदु भारत रोजगार संहिता का है कि जो इस देश में जो सरकार चल रही है, उनकी जो नीति और राजनीति है, जिसके अंतर्गत ये हो रहा है कि जहां जहां मुनाफा है जिन जिन सरकारी उपक्रमों में, उनका तो निजीकरण हो रहा है, और जहां जहां घाटा नुकसान है उन सबका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ये मोडानीकरण हो रहा है। अगर कहेंगे कि सरकार निजीकरण कर रही है तो वो भी पूर्ण सत्य नहीं है, राष्ट्रीयकरण भी कर रही है। ये यस बैंक का तो राष्ट्रीयकरण करने लग गई, केजी बेसिन का तो राष्ट्रीयकरण करने लगी। तो जहां घाटा है वहां पे आपके हमारी जेब से पैसा जमा भरा जाता है, उसका वहन हम करते हैं। जहां मुनाफा है वो प्रधानमंत्री के चंद गिने चुने 2-3 मित्र जो हैं उनके पास वेल्थ उसका कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जो हमको आंकड़ों में दिखता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में दिखता है, हर जगह दिखता है कि गैर बराबरी किस तरह से बढ़ रही है। तो ये जो चौथा तो ये बिंदु है चार कि महत्वपूर्ण बिंदु, मोडानीकरण की कुनीति पे रोक लगे। ये चार महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही है ठेका प्रथा, जो तीसरे नंबर का आप लोगों का भरोसा का बिंदु। इस ठेका प्रथा में देश यह जानना चाहेगा कि भारत सरकार के, क्या ऐसा आप लोगों ने कोई आंकड़ा निकाला है कि भारत सरकार के जो अपने विभाग हैं और राज्य सरकार के जो अपने विभाग हैं, उसमें कितना ठेका और कैजुअल वर्कर की भर्ती की गई? देखिए इसमें है क्या कि दरअसल बहुत सारे विभागों में, आप देखिए दिल्ली में ही दिल्ली विश्वविद्यालय की कहानी देखिए। दिल्ली विश्वविद्यालय देश के महत्वपूर्ण नहीं, मैं मोटे तौर पर आपको बताता चलूं कि सेंट्रल रेलवे में, यूनिवर्सिटीज में है। जैसे रेलवे, जी रेलवे की सफाई, रेलवे की कैटरिंग, रेलवे प्लेटफार्म की सफाई, यह वर्षों से ठेके पर चला आ रहा है। इस तरह से भारत सरकार के बहुत सारे विभाग, राज्य सरकारों के बहुत सारे विभाग, क्या इस आंदोलन में उस ठेका प्रथा को भी या उस कैजुअल वर्कर के काम को भी खत्म करने की मांग जुड़ेगी? मेरा पूछने का ये मकसद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम वही बात कह रहे हैं। और देखिए ठेका प्रथा जो है, उसके कई दुष्परिणामों में एक ये है कि बड़े सीधे ढंग से सरकार आंकड़ों को छिपा सकती है। जब जब ये किसी विभाग को बिल्कुल आउटसोर्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद सरकार जो है वो सिर्फ यही बोल के पल्ला झाड़ लेती है कई बार कि ये काम जो है वो फलाने से करवाया जा रहा है। वहां पे किस तरह का शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके वेलफेयर के साथ किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेज हो रहे हैं, वो सब बातें फिर ये सामने ही बहुत नहीं बड़ा आती। इशू है रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में। चूंकि आप लोग कल इस पर सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो हम लोग चूंकि लगातार मजदूर संगठन, एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ जो लोग हैं, उनसे बातचीत में ये बड़ा तथ्य उभर कर आता है कि सरकार जिम्मेदारी ही नहीं लेती। जैसे खाना ठीक बात, खराब मिलता है तो कहती है कि वो आईआरसीटीसी का ठेका है। आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी है। हाँ अगर आप टॉयलेट गंदा है, रेलवे स्टेशन की गड़बड़ियां हैं, बस अड्डों की गड़बड़ियां हैं, बसों की गड़बड़ियां हैं, ये सब ठेके पर है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ी समस्या है, और इस कारण से ही कल के अधिवेशन में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से संयुक्त युवा मोर्चा के जितने भी घटक हैं और जो नेतागण हैं, उनके अलावा कई ट्रेड यूनियन के लीडर्स आपको कल के कार्यक्रम को अच्छा, संबोधित ट्रेड करते हुए यूनियन के दिखेंगे। लीडर्स भी शामिल हैं संयुक्त युवा जी मोर्चा? जी जी। जी। और ये जिस कॉन्स्टिट्युएंसी की आपने बात की, जो सीधे तौर पे पीड़ित है ठेका प्रथा से, हम्म। उनके विषयों को जिन कर्मचारी संघों ने भी मजबूती से उठाया है, आया। तो एक बड़ा संदेश कल के अधिवेशन से ये जाएगा कि जो रोजगार का आंदोलन है, वो सिर्फ बेरोजगार युवा नहीं लड़ रहे हैं उस आंदोलन को, वो एक मायने में एक इंटीग्रेटेड स्ट्रगल है, मतलब जिसमें जो लोग बेरोजगार रोजगार युवा में हैं, भी है। उनके भी सम्मानजनक रोजगार की भी लड़ाई आप लोग जी 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 उसको जी। साथ जोड़ तो रहे हैं। जी। तो तो कल के अधिवेशन में सबको आप एक मंच पर देखेंगे, और एक दिशा में, इसी कारण से संयुक्त युवा मोर्चा का गठन हुआ कि हम एक कॉमन एजेंडा पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। जी, एक सवाल ये जो कि पाठक दर्शक जानना चाहेगा कि देश के किन किन इलाकों से संगठन आपके हिस्से आए हैं, चूंकि देश बहुत बड़ा है। और दूसरा ये भी जानना चाहेगा कि इसके बाद की स्ट्रेटजी प्लानिंग आप लोग जाहिर तौर पर कल ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी क्या इसका स्वरूप लोग उम्मीद करें कि संयुक्त किसान मोर्चा जैसा ताकतवर, संगठित और टिकाऊ होगा? जी।
जी देखिए, संयुक्त युवा मोर्चा में जो 113 संगठन जो प्रतिनिधित्व है वो तो देश के 22 अलग अलग राज्यों से, जम्मू कश्मीर के भी संगठन का प्रतिनिधित्व है, तमिलनाडु केरल के भी संगठन का प्रतिनिधित्व है, गुजरात के भी संगठनों का प्रतिनिधित्व है, बंगाल के संगठनों का भी प्रतिनिधित्व है। तो उस प्रतिनिधित्व के मामले में तो संयुक्त युवा मोर्चा पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन जाहिर तौर पे देखिए, जब कई बार हम रोजगार आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें आपको उसकी ऊर्जा जो है, उसमें जो संख्या है, वो कई बार हिंदी पट्टी के क्षेत्र के नौजवानों की ज्यादा दिखती है। और उसके कई कारण है, उसका एक लंबा एनालिसिस हो सकता है जो किसी और चर्चा में हो सकता है। लेकिन संयुक्त युवा मोर्चा देश भर के नौजवानों की जो आशा आकांक्षा और आक्रोश, उसका प्रतिनिधित्व कर सके, उसकी पूरी कोशिश हो रही है। कल के सम्मेलन में भी इसका एक रूप दिखेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो कल के सम्मेलन में कोशिश है वो ये कि संयुक्त युवा मोर्चा तो अपना काम कर रहा है, अपना कैंपेन कर रहा है, आंदोलन की जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन साथ साथ पैरेलली जो कर्मी है, कर्मचारी हैं या कर्मचारी संघ है, उनका जो संघर्ष, वो चाहे पेंशन को लेकर हो या चाहे उनके कंडीशंस को लेकर हो, जॉब कंडीशंस को लेकर हो, उन ये सब संघर्ष एक साथ एकजुट होकर एक बड़े संघर्ष का रूप बन रहे हैं। ये संदेश देने की मुख्य रूप से कोशिश है, और कल हम आगे की जो कार्य योजना है उस पर उसकी भी घोषणा करेंगे। तो आखिरी तौर पर आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या यह सेशंस ओपन होंगे, क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे हैं और कल आपका कार्यक्रम है, तो जो लोग सुनेंगे अगर वो आना चाहें तो क्या वो ऐसा सेशन है या बंद सेशन है? छोटी सी एक जानकारी। मुख्य रूप से तो देखिए, आमंत्रण पे ही लोग आए हैं, मतलब आमंत्रण वो कई जो संयुक्त युवा मोर्चा के जो घटक हैं उनके तरफ से जिन जिनको कहा गया है। लेकिन ये इस कार्यक्रम में जो लोग आएंगे उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। जो इस एजेंडा को, इस उद्देश्य को आज के समय में रोजगार के विषय पे एक बड़े व्यापक आंदोलन की जरूरत के साथ सहमत है, उन सबका स्वागत है, वो सब आए तो हम सबको खुशी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संयुक्त युवा मोर्चा के मुख्य नेताओं में शामिल अनुपम। वो युवा हल्ला बोल से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, और अब देखना यह है कि कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बाद संयुक्त युवा मोर्चा क्या भारत में हुए संयुक्त किसान आंदोलन जैसी स्थिति में आ सकता है। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत के युवा कितना बेरोजगारी को और ठेका प्रथा में काम करने वाले लोग कितना अपने सम्मानजनक रोजगार को इस आंदोलन से जोड़ पाते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।